एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेशम का नियम, चैप्टर 5। देखिए, सर थॉमस ग्रेशम, इनका एक कथन यहीं से शुरुआत करते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी देश में दो या अधिक प्रकार की मुद्राएं एक ही समय में प्रचलन में होती हों, यानी कि दो तरह की मुद्राएं अगर किसी देश में चल रही हों किसी भी समय विशेष पे, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। बुरी मुद्रा क्या है, अच्छी मुद्रा क्या है, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं इसी चैप्टर में। ये सिद्धांत है जो सर थॉमस ग्रेशम ने दिया है, जो उन्होंने कहा है, दरअसल यही ग्रेशम का नियम है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये नियम किस तरह से काम करता है। दरअसल मनुष्य की जो मानसिकता है वो कुछ इस तरह की है कि जब भी हमें कोई वस्तु लेनी होती है तो हम बढ़िया से बढ़िया वस्तु छांटते हैं, और जब हमें किसी को वस्तु देनी होती है तो हम ये देखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास जितनी वस्तुएं रखी हैं उनमें से जो सबसे ख़राब से ख़राब वस्तु है, घटिया से घटिया वस्तु है, वो हम उसे दे दें। एग्ज़ाम्पल के लिए आप सेब खरीदने जाइए किसी फल वाले के ठेले पे, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि जितने यहाँ पे फल रखे हुए हैं सेब के, ठीक है, ये सारे फलों को आप क्या कोशिश करते हैं कि आप जो है बेहतर से बेहतर जो सेब हो वहाँ पर आप उन्हें चुन के लेके आएँ। और वो क्या कोशिश करता है कि वो सेब को कुछ इस तरह से अपने पास रखने की कोशिश करता है कि आपकी तरफ अच्छा वाला हिस्सा रखेगा, ठीक है, और अपनी तरफ जो सेब ख़राब हिस्सा है वो रख लेगा। आपको वो बेचना चाहेगा जो सबसे ख़राब वाला है कि आप लेकर के चले जाओ, और आप क्या करते हो, आप कौन सा सेब लेने की कोशिश करते हो, जो सबसे अच्छा सा है। ये सामान्य साइकोलॉजी है। जब हम बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा पर भी यही मनोवृत्ति लागू होती है। जब उसे किसी सिक्के या नोट लेने होते हैं तो वो क्या करता है, शुद्ध और साफ साफ नए नोट प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत पर्स में जितने भी नोट रखे होते हैं उसमें से जो सबसे ख़राब सा नोट होता है, आप जब भी कोई ख़रीदारी करते हैं तो सबसे पहले वही सबसे ख़राब वाला नोट आप उसे देने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि नहीं है ना? तो ये मनुष्य की जो साइकोलॉजी है इसी पर आधारित है ग्रेशम का नियम। तो हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेशम के नियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हुआ यह था कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके शासनकाल में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, प्रचलन में थी। उसके पहले के ट्यूडर वंश का वहाँ पे शासन था, उनके द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के थे वो घिसकर पुराने हो गए थे। महारानी ने ये सोचा कि पुराने सिक्कों का प्रचलन अब बंद कर देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने नए सिक्के चलाए। उनका विचार था कि नए सिक्कों के प्रचलन में आने से पुराने सिक्के स्वतः प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। हुआ ये कि राज्य द्वारा जो भी नए तथा पूर्ण वजन के सिक्के चलाए जाते थे उनका तो शीघ्र लोप हो जाता था, यानी कि वह शीघ्र गायब हो जाते थे, जबकि प्रचलन में केवल वही पुराने घिसे पिटे सिक्के चलते रहते थे। इस विचित्र स्थिति का महारानी ने अपने आर्थिक सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम, यानी कि सर थॉमस ग्रेशम जिनका ये नियम है, जिनके नाम से ये नियम प्रचलित हो गया, वो क्या थे, वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो उन्होंने जब अपना रीज़न जो बताया, वो रीज़न, वो कारण ही ग्रेशम का नियम कहलाया, ठीक है। उन्होंने इस स्थिति पे गंभीरता से विचार किया और महारानी को बताया कि पुराने कम मूल्य के सिक्कों के प्रचलन में होने के कारण शुद्ध स्वर्ण के सिक्के लोगों द्वारा गलाए जाने या उनका संचय कर लिए जाने के कारण वो प्रचलन से गायब हो जाते हैं। यानी कि जब कभी भी सस्ती मुद्रा, यानी कि सस्ती धातुओं से बनी मुद्रा या घिसे हुए सिक्के या पुराने सिक्के, ये सब बुरी मुद्रा कहलाते हैं। अच्छी मुद्रा वो कहलाते हैं जो नए सिक्के हैं, सोने के पूर्ण वजन के सिक्के हैं, ठीक है, वो थोड़ा नई क्या बोलते हैं, अच्छी मुद्रा कहलाते हैं। तो ये नियम है कि पुरानी मुद्रा को लोग प्रचलन में बनाए रखते हैं, जबकि नई मुद्रा को अपने पास संचित कर लेते हैं। क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो पहले बहुत बार ढलाई और ये स्वतंत्र थी कि सोना ले जाइए, चांदी ले जाइए और जितने चाहे उतने सिक्के बनवा लीजिए या ढलवा लीजिए, पिघलवा लीजिए उन्हें, ठीक है।
तो ये कंडीशन थी, तो लोग क्या करते थे कि सोने के जो सिक्के होते थे उनको गला लेते थे अपने घरों में अवैधानिक रूप से भी, और उनका संचय या तो करके रख लेते थे। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रेशम फिर से जो बात कहते हैं उसको समझेंगे। बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से करने की प्रवृत्ति होती है। इस नियम का आधार यह है कि जब अच्छी तथा बुरी मुद्राएं दोनों एक साथ प्रचलन में होंगी, मैंने अभी अच्छी मुद्रा बताई थी, एक बार फिर से सुन लीजिए। पूर्ण वजन के नए सिक्के अच्छी मुद्रा, और उसी धातु के अपूर्ण वजन के घिसे हुए पुराने सिक्के बुरी मुद्रा। जब दोनों मुद्राएं प्रचलन में होंगी तो लोगों द्वारा अच्छी मुद्रा को गलाने या अपने पास धन के रूप में संचित करने के कारण बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से स्वतः बाहर कर देती है। ठीक है। परिभाषाएं। ग्रेशम के नियम की कुछ परिभाषाएं। ग्रेशम के ही शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर जब किसी देश में दो या अधिक प्रकार की मुद्राएं एक ही समय में प्रचलन में होती हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस यही, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मार्शल भी कहते हैं, यदि घटिया मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं है, परिमाण माने मात्रा, अगर घटिया मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है, कम नहीं है, तो बढ़िया मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। ये मार्शल ने बहुत अच्छी बात बताई। दरअसल मान लिया कि सोने के सिक्के नए और पुराने दोनों चल रहे हैं, लेकिन अगर पुराने सिक्के पर्याप्त नहीं हैं तो पुराने सिक्के तो प्रचलन में होंगे हैं, नए सिक्के भी प्रचलन में बने रहेंगे। मगर अगर पुराने सिक्के, घटिया मुद्रा जिसे हम बोलते हैं, बुरी मुद्रा या घटिया मुद्रा एक ही बात है, जो पुराने सिक्के हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में हैं तब तो वो क्या करेंगे कि जो नई मुद्रा आएगी उसको लोग अपने पास संभाल कर रख लेंगे। ये ठीक वैसे जैसे आपके पर्स में मान लेते हैं 10-10 रुपये के 5 नोट हैं, ठीक, उसमें से 2 एकदम नए नोट हैं और 3 पुराने नोट हैं, और आपको 20 रुपये खर्च करने हैं, तो आप अभी 3 जो पुराने नोट हैं उनका इस्तेमाल कर लेंगे और जो 2 नए नोट हैं वो आप बचा के रखेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास जो कुल नोट हैं उनकी संख्या होती 2, ठीक है, और उसमें कुल नोटों की संख्या होती 3 और आपको 30 रुपये ही खर्च करने हैं। उसमें 2 नए नोट थे और 1 पुराना नोट था, तो आप पुराने भी खर्च करेंगे, नए भी करेंगे। यानी कि चूँकि बुरी मुद्रा सीमित मात्रा में थी, इसलिए जो अच्छी मुद्रा है वह भी प्रचलन में बनी रहेगी। तो ये 2 परिभाषाएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसके बाद में आपको ये जानना है कि अच्छी और बुरी मुद्रा में अंतर क्या है। तो एक बार ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, एक धातुमान वह होता है जहाँ पे आप पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक ही धातु के सिक्के प्रचलन में होते हैं। तो एक धातुमान में अच्छी मुद्रा कौन होती है? नए तथा पूर्ण वजन के सिक्के, शुद्ध धातु के सिक्के। और बुरी मुद्रा क्या होगी? पुराने या कम वजन के घिसे पिटे सिक्के या निकृष्ट धातु के सिक्के। ठीक है, ये एक धातुमान में हो गया। द्विधातुमान, जहाँ 2 धातु के सिक्के चल रहे होंगे, जैसे सोना और चांदी, स्वर्ण और रजत, स्वर्ण और रजत बोल सकते हैं, सोना और चांदी बोल सकते हैं। तो महंगी धातु के सिक्के जैसे सोने के सिक्के जो होंगे वह अच्छी मुद्रा मानी जाएगी, और रजत के सिक्के यानी कि चांदी के जो सिक्के होंगे उन्हें आप सस्ती मुद्रा या बुरी मुद्रा मानेंगे। ठीक, ये द्विधातुमान में स्थित है। एक धातुमान जहाँ पे एक ही धातु के सिक्के होंगे तो नए पूर्ण वजन के शुद्ध धातु के सिक्के, और पुराने कम वजन के घिसे पिटे सिक्के या निकृष्ट धातु के जिसमें मिलावट होती है। ठीक है ना। तीसरी बात है पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा के एक साथ प्रचलन होने पे। अगर धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों चल रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि पत्र मुद्रा जो होगी वो बुरी मुद्रा मानी जाएगी, और जो आपके धातु के सिक्के होंगे वो अच्छी मुद्रा मानी जाएंगी। अच्छा, अगर पत्र मुद्रा मान नहीं चल रहा हो, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है, तो इसमें 2 स्थितियाँ बनेंगी। प्रतिनिधि मुद्रा और परिवर्तनीय मुद्रा का एक साथ अगर प्रचलन हो। प्रतिनिधि मुद्रा और परिवर्तनीय मुद्राएं क्या होती हैं, इनको मैं आपको अभी बता दूंगा। समझ लीजिए खाली एक नियम के तौर पे कि प्रतिनिधि मुद्रा वो मुद्रा होती है जब कागज़ के नोट, पत्र मुद्रा मान में कागज़ के नोट ही छपते हैं, तो जब कागज़ के नोट छापे जाते हैं और उतनी ही वैल्यू के, उतने ही मूल्य का स्वर्ण कोष, स्वर्ण या रजत कोष रखा जाता है। ये प्रचलन में नहीं होता। सोने और चांदी के जो सिक्के होते हैं वो प्रचलन में तो नहीं होते हैं, लेकिन उतने मूल्य के, जितने मूल्य के कागज़ के नोट या पत्र मुद्रा प्रचलन में होते हैं, उतने ही मूल्य का सोने और चांदी का कोष एक बना के रखा जाता है। तो दरअसल पत्र मुद्रा स्वर्ण कोष का प्रतिनिधित्व कर रही होती है, तो इसको हम प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं।
और परिवर्तनीय मुद्रा क्या होती है? जब कभी स्वर्ण कोष उतना नहीं रखा जाता, पूरा नहीं रखा जाता, आंशिक रूप से रखा जाता है, लेकिन सरकार इस बात का वादा करती है। क्या वादा करती है? कि अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में या सरकार के पास जो भी निश्चित जगह होगी, ऑफिस होगा, सरकार के ऑफिस में जब भी व्यक्ति संपर्क करेगा, वो बैंक ही मान लीजिए, तो उसको उतने मूल्य का सोना दे दिया जाएगा जितने मूल्य का वो पत्र मुद्रा लेके आएगा। तो ऐसी पत्र मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है, इसको हम परिवर्तनीय मुद्रा बोलते हैं। अंतर क्या है प्रतिनिधि और परिवर्तनीय में? प्रतिनिधि मुद्रा तो परिवर्तनीय होती ही है, लेकिन परिवर्तनीय मुद्रा प्रतिनिधि हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि मुद्रा में स्वर्ण कोष 100% यानी कि 100% रखा जाता है। परिवर्तनीय मुद्रा में आंशिक स्वर्ण कोष रखते हैं, इस बात की गारंटी के साथ कि लोग अगर अपने नोटों के बदले स्वर्ण या रजत धातुएं चाहते हैं तो उनको उतने मूल्य की धातुएं दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में चूँकि इसके साथ 100% स्वर्ण होता है, स्वर्ण कोष होता है, इसके साथ उतना नहीं होता, तो इसमें प्रतिनिधि मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा मानी जाएगी और परिवर्तनीय मुद्रा बुरी मुद्रा मानी जाएगी। लेकिन जहाँ पत्र मुद्रामान में प्रतिनिधि मुद्रा हो ही ना हो, क्योंकि अब वर्तमान में प्रतिनिधि मुद्रा नहीं होती, 100% कोष बनाया नहीं जाता है। ठीक है। तो ऐसे में परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा दो तरह की हो सकती हैं। परिवर्तनीय मुद्रा तो मैंने आपको भी बताया, जितने कागज़ के नोट आप बैंक में लेकर के जाएंगे उतने ही मूल्य का सोना आपको बैंक दे देगा या चांदी दे देगा, ये परिवर्तनीय मुद्रा हुई। लेकिन अपरिवर्तनीय मुद्रा वो होती है जिसमें आप नोट ले जा करके सोना या चांदी में उसे कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है। वर्तमान में भारत में जो सिक्के, जो नोट चल रहे हैं कागज़ के, वो किस तरह की मुद्रा हैं? प्रतिनिधि, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय? चलिए, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मुद्रा जो है, पत्र मुद्रा, वो परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है या प्रतिनिधि है। एक और इसमें है, जब एक ही प्रकार की पत्र मुद्रा चल रही हो, जैसे कि वर्तमान में चल रही है, और वो एक ही प्रकार कौन सा है, चलिए बता ही देते हैं। वो एक प्रकार है अपरिवर्तनीय मुद्रा। भारत में जो नोट चलते हैं, अगर आप उन्हें बैंक में लेके जाएं और बैंक के ऑफिसर से आप कहें कि मुझे इसके बदले में सोना दे दीजिए, परिवर्तनीय मुद्रा का ये शर्त होती है, तो वो आपको मना कर देगा, नहीं देगा। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ के जो नोट्स हैं वो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा हैं, और अपरिवर्तनीय मुद्रा यानी कि एक ही प्रकार की पत्र मुद्रा जब प्रचलन में होगी तो नए और साफ़ सुथरे नोट जो होंगे वो अच्छी मुद्रा हो जाएंगे, और पुराने और कटे फटे नोट बुरी मुद्रा हो जाएंगे। ये आपके पर्स में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आप अपने पर्स में हमेशा नए और साफ़ सुथरे नोट बचा के रखना चाहते हैं, और जो पुराने कटे फटे नोट हैं वो आप लोगों को दे देना चाहते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। मैंने आपको अभी ये अंतर बताने के दौरान कई सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। अब उन्हीं टर्म्स को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे अच्छी और बुरी मुद्रा का क्या अर्थ है, तो उन्होंने बताया कि अच्छी और बुरी मुद्रा दो सापेक्ष अवधारणाएं हैं। सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वही मुद्रा जो यहाँ पर बुरी मुद्रा थी, अपरिवर्तनीय मुद्रा, वो यहाँ पे ये जो आपकी परिवर्तनीय मुद्रा थी, जो यहाँ पे ये बुरी मुद्रा थी, वही यहाँ पे अच्छी मुद्रा हो जाती है। तो ये सापेक्षता के साथ है, ये एक सापेक्ष अवधारणा है, यानी कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये एक दूसरे पर निर्भर करेगी कि कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा है और कौन सी बुरी मुद्रा है। ठीक है। तो अच्छी मुद्रा का अर्थ परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। सामान्यतः बुरी मुद्रा से अभिप्राय ऐसी मुद्रा से है जो अपनी जैसी मुद्राओं की तुलना में तौल में कम हो, रंग रूप आकृति में अच्छी ना दिखती हो, घिसी कटी फटी हो, शुद्धता में भी कम हो। अच्छी मुद्रा से सामान्य तात्पर्य होता है कि जो पूर्ण मूल्य की मुद्राएं हों, नए सिक्के हों जिनमें तौल और शुद्धता प्रमाणित हो, यानी कि कन्फर्म्ड हो। वो प्रमाणित यानी कि स्टैंडर्ड तौल, आकार, डिज़ाइन के होने चाहिए। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो ग्रेशम का नियम है ये कहाँ कहाँ लागू होगा और कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ग्रेशम का ये जो नियम है इसका कार्यक्षेत्र क्या है। देखिए, ग्रेशम का ये जो नियम है ये एक धातुमान में, द्विधातुमान में और पत्र मुद्रामान की सभी दिशाओं में लागू हो जाता है। एक धातुमान के अंतर्गत मैं अभी बता रहा था जब केवल प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में होते हैं। प्रमाणिक सिक्के का मतलब जिनका मूल्य
जिनका आकार, जिनकी डिज़ाइन, जिनकी शुद्धता सब कुछ तय होती है। जब एक ही धातु के एक ही निश्चित मूल्य के नए और पुराने सिक्के दोनों प्रचलन में होते हैं तो पुराने सिक्के नई पूरी तौल वाले सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। जब प्रमाणिक और सांकेतिक सिक्के दोनों प्रचलन में होते हैं, प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्के, प्रमाणिक सिक्के मैंने बताया था कि सोने और चांदी के सिक्के प्रमाणिक सिक्के होते हैं। सांकेतिक सिक्के वो होते हैं जिनका धातु मूल्य जो होता है, यानी कि जैसे गीलट के सिक्के, लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, उनका धातु मूल्य जितना होता है उससे ज़्यादा उनका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य यानी कि जो उन पे मूल्य छपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रमाणिक सिक्के होते हैं उनको, क्योंकि वो अच्छी मुद्रा माने जाएंगे, तो उन प्रमाणिक सिक्कों को जो आपके सांकेतिक सिक्के होंगे वो प्रचलन से बाहर कर देंगे। ये प्रचलन में नहीं बचेंगे और ये प्रचलन में बने रहेंगे। ये थी एक धातुमान के अंतर्गत। एक धातुमान में ध्यान रखिएगा दो स्थितियाँ बनती हैं, जब प्रमाणिक सिक्के ही प्रचलन में हों और जब प्रमाणिक और सांकेतिक सिक्के दोनों प्रचलन में हों। उसके बाद में फिर आता है द्विधातुमान। तो द्विधातुमान में आप जानते हैं कि बहुत प्रचलित है बाई मेटलिज्म। ये दो धातुएँ यानी सोने और चांदी के सिक्के होते हैं, तो इसमें दोनों धातुओं के मध्य सरकार एक विनिमय दर तय कर देती है। इस मान में ग्रेशम के नियम लागू होने के का मूल कारण यह है कि दोनों धातुओं के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सोने और चांदी का मूल्य घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण दोनों धातुओं की बाजारी विनिमय दर, वैधानिक विनिमय दर कम या अधिक होती चली जाती है। जिस धातु का बाजार मूल्य उस वैधानिक मूल्य से कम हो जाता है वह बुरी मुद्रा मान ली जाती है। अतः जिस धातु के सिक्कों का मूल्य कम होगा, ठीक है, जिस धातु के सिक्कों का मूल्य कम होगा, अधिक मूल्य वाली धातु के सिक्कों को प्रचलन से वह उसे बाहर कर देगी। इसमें ये मत मान लीजिएगा कि सोना महंगी धातु है तो सोना अच्छी मुद्रा और चांदी जो है सस्ती है तो ये बुरी मुद्रा, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने 1:15 तय किया था जब सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, यानी कि 1 सोने का सिक्का और 15 चांदी के सिक्के। तो ये इनका मूल्य था जो सरकार के द्वारा तय किया गया था। अब चूंकि बाज़ार में सोने और चांदी का मूल्य घटता रहता है, मान लिया बाज़ार में ऐसा हो जाए कि 1 सोने के सिक्के के बदले बाज़ार में जो मूल्य आया वो 10 चांदी के सिक्के हो गए, तो यहाँ चांदी महंगी हो गई। समझ लेना ज़रा, चांदी का मूल्य बढ़ा और सोने का मूल्य भी बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि 1 सोने के सिक्के के बदले बाज़ार में 10 चांदी के सिक्के ही मिलने लगे, तो यहाँ चांदी अच्छी मुद्रा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लिया इस अनुपात से अलग ये 1:18 हो जाए या 20 हो जाए, तो यहाँ पे चांदी का मूल्य घट गया, तो यहाँ सोने के सिक्के जो होंगे वो अच्छी मुद्रा हो जाएंगे। शायद ये बात आपको समझ में आ पाई होगी, ठीक है। तो पत्र मुद्रामान के अंतर्गत आप ये पाएंगे कि प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा एक साथ प्रचलन में होगी। प्रतिनिधि मुद्रा के पीछे मैंने अभी आपको बोला था, इसके पीछे 100% कोष रखा जाता है, जबकि परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के पीछे 100% कोष नहीं रखा जाता, कुछ प्रतिशत कोष रखा जाता है। तो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा बुरी मुद्रा होने के कारण प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। अच्छा, जब परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलन में हो तो ध्यान रखिएगा कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के पीछे कोई शेष नहीं रखा जाता, कोई कोष नहीं रखा जाता। इससे जनता में इनका विश्वास कम होता है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा की तुलना में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा बुरी मानी जाती है, तो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। अगर एक ही प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में हो तो ऐसी स्थिति में पुराने मैले कटे फटे नोट नए करारे नोटों को प्रचलन से बाहर कर देंगे। तो ये पत्र मुद्रामान में स्थित थी। इसके बाद में जो दूसरी स्थिति आती है कि धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों एक साथ अगर प्रचलन में हो, तो किसी भी देश में जहाँ धातु मुद्रा और पत्र मुद्राएं एक साथ प्रचलन में होती हैं, धातु मुद्रा अच्छी मुद्रा मानी जाती है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ आंतरिक मूल्य तो होता ही है, जबकि पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसी मौद्रिक व्यवस्था में पत्र मुद्रा में धातु मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। भारत में द्वितीय महायुद्ध में ऐसा ही हुआ। युद्ध के प्रारंभ में कागजी नोट चांदी के रुपये यानी सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन युद्ध की अवधि में चांदी के सिक्के तो प्रचलन से गायब हो गए और केवल कागजी नोट ही प्रचलन में बचे रह गए। अभी भी चांदी के सिक्के भारत में पाए जाते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों ने चांदी के सिक्के घर में अपनी मम्मी या दादी के पास उनके बक्से या उनकी तिजोरी में रखे ही देखे होंगे, है ना, प्रचलन में तो नहीं देखे होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ग्रेशम का नियम लागू क्यों हो पाता है, इसकी वजह क्या है? हमने अभी तक ये वजह ही तो जानी कि लोगों की एक तो साइकोलॉजी ऐसी है और दूसरा
मुद्रा के साथ उनका नेचर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सापेक्ष अवधारणा है कि कैसी मुद्रा उनके साथ तुलना करने के लिए उपस्थित है। फिलहाल ग्रेशम के लागू होने के नियम क्या है, के कारण क्या है, ये एक प्रश्न अच्छा बनता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम इसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता यह है कि एक तो कारण है कि लोग जो है अच्छी मुद्रा का संग्रह करके रख लेना चाहते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा लोग बचा कर रखते ही हैं, तो वो चाहते हैं कि बचा के जिसे रखें वो बढ़िया धातु के नए पूरे वजन के अच्छे से चमचमाते सिक्के हों या करारे एकदम से नोट हों। सिक्कों को गलाने की प्रवृत्ति लोगों में है। अच्छे तथा पुराने सिक्के घिसे पिटे सिक्कों के साथ प्रचलन में होने पर मनुष्य क्या करता है कि अच्छे सिक्कों का प्रयोग गलाने में करता है, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है और उनमें जनरली शुद्ध धातु होती है, और बुरे सिक्कों का वो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो लाभ कमाना चाहते हैं। जब धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने से सिक्कों का जो निहित या आंतरिक मूल्य है, यानी कि जो मूल्य सरकार द्वारा तय किया गया है, छपा हुआ मूल्य, जिसे हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो अंकित मूल्य है ये जब कम हो जाए और बाज़ार मूल्य उनका ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि उनका जो निहित मूल्य या उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू दरअसल क्या है, धातु मूल्य है, और अंकित मूल्य ये है जो फेस वैल्यू है, ये है धातु मूल्य, ये अंकित मूल्य नहीं है। निहित या आंतरिक मूल्य किसी का उसका धातु मूल्य होता है। इसे धातु मूल्य या धात्विक मूल्य या मेटेलिक वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो उसकी धातु की मूल्य की वैल्यू है, जब वह अंकित मूल्य से ज़्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सर्राफ, सुनार, इस प्रकार के लोग सिक्कों को गला करके लाभ कमाने का काम करते हैं। ज़्यादा लाभ उनको होता है, या कभी कभी जेवर बनाने के लिए भी सोने और चांदी के सिक्के गला करके जेवर बनाने में काम में आते हैं। तो सिक्कों को गलाने का कारण ये है। जब गलाने की बात आती है तो हमेशा अच्छे पूर्ण वजन के शुद्ध धातु के सिक्के ही प्रयोग में लाना चाहेगा व्यक्ति। अच्छा, एक बात और आती है विदेशी भुगतान। एक ही देश के सिक्के दूसरे देश में तो नहीं चलते, इसलिए विदेशों में मंगवाए गए माल का भुगतान स्वर्ण और चांदी जैसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त धातुओं में किया जाता है। अतः विदेशी भुगतानों के लिए नए तथा पूर्ण वजन के सिक्कों का प्रयोग ही किया जाता है। इस पे जितना भी वजन लिखा होता है उसके हिसाब से वो सिक्के, स्वर्ण और चांदी के नए सिक्के दूसरे देशों में भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। लेकिन घिसे पिटे सिक्के, निकृष्ट सिक्के विदेशी भुगतानों में उपयोग में नहीं लाए जाते, क्योंकि ये स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो ग्रेशम का नियम आपने पढ़ा, इसके कारण भी पढ़ लिए, इस नियम के कुछ अपवाद और सीमाएं भी हैं, इन्हें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद छात्राओं। मैं समझता हूं कि आज मैंने एक कोशिश की है कि इसमें आप मुझे देख भी पा रहे हैं। अगर ये प्रयोग ठीक लगे तो मुझे कृपया बताएं। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो को कैसे बेटर कर सकता हूँ। आपकी फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर इसमें कहीं कोई कमी होती है तो वो भी आप निसंकोच बताएं। आपकी हर शिकायत और सुझाव का पूरा स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।